हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनहर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 की पहले और दूसरे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समांतर रेखा और ये जो तिर्यक रेखा होती है, इसमें कौन कौन से कोण बराबर होते हैं उन सब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपकी दो समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर हम नेम दे देते हैं, ये यल है, ये यम। तो यल यम दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा, इसको हम यन नेम दे देते हैं। तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यन प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, उसके बाद यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ उसी प्रकार यहाँ पर ये सब में कोण बनेगा। तो इसको हम नेम दे देते हैं 1 2 3 4 और यहाँ 5 6 7 8 ये दे दिए। अब देखिए, यहाँ पर ये समांतर रेखा है दोनों, ये तिर्यक रेखा है। तो इसमें कौन कौन से कोण बराबर होंगे ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जब दो कोई समांतर रेखा होती है और एक तिर्यक रेखा उसे प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ पर कौन कौन से कोण बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले समझ लेते हैं कौन कौन से कोण बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पहला बनेगा एकांतर कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये देखिए ये एकांतर कोण जो होता है, ये अंतः और बाह्य दोनों होता है। तो ये आपका अंतः मान लेते हैं। और एकांतर बाह्य कोण ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, एकांतर अंतःकोण कौन से होंगे। तो देखिए, एकांतर अंतःकोण मतलब ये जो दो रेखाएं हैं, यल और यम हैं, इसके बीच में देखिए कौन से कोण आपको दिख रहे होंगे। ये 4 3 और 5 6 ये दिख रहे होंगे इतने। तो ये आपके अंतःकोण हैं, लेकिन एकांतर कौन से होंगे। देखिए, जैसे 6 ले लिए, नहीं 4 और ये 6 हो गया, 3 और 5। मतलब कि देखिए, यहाँ पर एंगल 4 बराबर होगा, इसके एकांतर में इस कोण को लेंगे तो एंगल 6 के बराबर होगा। और यहाँ पर एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 5। ये पहला का हो गया, ये इसमें का ये पहला हो गया। और अब देखिए, दूसरा क्या है, संगत कोण। संगत कोण कौन कौन से होंगे आपके। तो देखिए फ्रेंड्स, एंगल 1 बराबर होगा आपका एंगल 5 के। उसी प्रकार से एंगल, ये देखिए, एंगल 1 एंगल 5 के, तो एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 8। उसी प्रकार इसमें भी होगा, एंगल 2 बराबर होगा किसके, एंगल 6 के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 2 बराबर एंगल 6। और एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। ये हो गया, ये आपका दूसरे का था। और शीर्षाभिमुख कोण तो आप समझते ही होंगे कि जब एक रेखा हो, दूसरी रेखा जब प्रतिच्छेद कर रही हो किसी बिंदु पर, तो उसमें जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब कि एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको लिख देते हैं थोड़ा और नीचे। देखिए, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको आपको रटना नहीं, अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंगल 4। उसी प्रकार इसमें अब आ जाइए, तो एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 7। और एंगल 8 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 6। तो ये तीसरा आपका कंप्लीट हो चुका। और अब चौथा यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, चौथा ये कौन सा है।
तो यहाँ पर चौथा आप देख सकते हैं एकांतर बाह कोण। तो एकांतर बाह कोण में कौन कौन सा आएगा? देखिए एंगल, ये बाह कोण हो गई 1, 2 और 8, 7। इन दोनों रेखाओं, देखिए इस रेखा के ऊपर ये दोनों कोण हैं और इन रेखाओं के नीचे ये दो कोण हैं। तो ये आपका बाह कोण होता है। तो एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 8 ये हो गया आपका। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देना है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं और कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होता है। मतलब कि देखिए ये एंगल 4 है और ये एंगल 5 है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा समझ लीजिए, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 होगा। इसी प्रकार इसमें भी होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180। ये कब होगा? जब दो रेखाएं समांतर होंगी और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको इतना ये समझ में आ चुका है तो चलिए प्रश्नावली में चलते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 6.2 में आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है तो यहाँ पर दिया गया वाई अनुपात जेड बराबर 3:7 दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है? यक्स का मान। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स जब ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है तो ए बी समांतर ई एफ भी होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यक्स का मान ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने प्रश्नावली 6.2 में फिगर को ड्रा कर लिया है। जो इसमें दिया गया है पहले हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसमें दिया गया है कि ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जब ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के तो यहाँ पर सी डी समांतर ई एफ है तो यहाँ पर सी डी की जगह पर हम ई एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी समांतर ई एफ। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स जब ए बी समांतर सी डी है, मतलब यहाँ अगर आपको वहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ फिगर में समझिए। जब ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के तो हम कह सकते हैं कि ए बी समांतर होगा ई एफ के। ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है यक्स का मान ज्ञात करना है। तो ये यक्स का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे ये आपको समझना है। तो यहाँ पर हमें अनुपात दिया गया है वाई अनुपात जेड बराबर 3:7 दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। तो अभी आपने ये समझ लिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर है ई एफ के। ये हमें दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है वाई अनुपात जेड बराबर 3:7। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसको मान लेंगे। यहाँ पर जो 3:7 लिखा है वाई और जेड हम इसको मान लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है वाई अनुपात जेड बराबर कितना दिया है? 3:7। अगर हम आपसे ये कहें कि यक्स बराबर होगा जेड के तो क्या ये सही होगा? यक्स बराबर है जेड के, क्यों सही होगा? तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूँकि ए बी समांतर ई एफ है, ए बी समांतर ई एफ है तो यक्स बराबर जेड होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण अभी हमने आपको बताया था। जब समांतर होगा तो एकांतर बनेगा, जब एकांतर बराबर होगा तो वो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। ये आपसे अपोजिट भी पूछ सकता है तो ये आपको ध्यान देना है। यक्स बराबर जेड होगा, यहाँ पर हमें ये मिल गया। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, क्या ये आपको ये समझ में आया कि ये रेखाएं समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है। तो इसमें ये क्या हैं? ये दोनों एक ही ओर के अंतः कोण हैं। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी है तथा
यक्स और वाई एक ही ओर के अंतःकोण हैं। अंतःकोण हैं, ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ये यक्स प्लस वाई, वाई बराबर कितना होगा 180। तो फ्रेंड्स क्यों ना हम इसको, ये जो यहाँ पर ये अनुपात दिया गया है, इसको हम यहीं पर मान लेते हैं। यहाँ पर माना y बराबर 3 के और यहाँ पर z बराबर 7 के, इसको हमने यहाँ पर मान लिया है। यहाँ पर के क्यों माने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर यक्स वाई मान नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये यक्स वाई के रूप में ये कोण दिया गया है, तो इसको हम थोड़ा अलग मान लेते हैं। यहाँ पर हमने के मान लिया है। अब देखिए वाई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 के लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वाई जगह पर 3 के लिखेंगे। तो यक्स बराबर जेड आपने पाया था, तो यक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। लेकिन जेड बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पर 7 के दिया गया है, तो यहाँ पर हम +7 के लिख सकते हैं, इक्वल टू 180। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखिए 7 3 10 के इक्वल टू 180। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो के बराबर कितना आया 18। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें के का मान तो ज्ञात नहीं करना था, हमें किसका मान ज्ञात करना था, हमें यक्स का मान ज्ञात करना था। तो यक्स यहाँ पर किसके बराबर है, जेड के बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम जेड के बराबर है यक्स का मान, तो यहाँ पर अगर हम जेड का मान निकाल लें तो हमें यक्स का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर के का मान हमें जो मिला है 18, इसमें हम मान को रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जेड बराबर 7 के, तो जेड बराबर 7 × 18, 18 × 7 = 126, तो यक्स बराबर 126 अंश। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप इसको इस तरह दिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आपको एकदम सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें दिया गया है आकृति 6.24 में यदि ए बी समांतर सी डी है, मतलब यहाँ पर देखिए ए बी समांतर सी डी और ई एफ लंब सी डी है, मतलब ये जो ई एफ है किस पर लंब है, ये सी डी पर लंब है। और आगे दिया गया है जी ई डी, एंगल जी ई डी। तो यहाँ पर जी ई डी कौन सा है एंगल, यहाँ पर देखिए जी ई डी मतलब ये वाला पूरा कोण यहाँ से लेकर यहाँ से ये इतना, ये कितना है आपका 126 दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, ए जी ई। तो यहाँ पर देखिए ए जी ई मतलब हमें इस कोण को ज्ञात करना है यहाँ, और जी ई एफ, तो जी ई एफ मतलब इस छोटे वाले इतने कोण को हमें ज्ञात करना है। उसके आगे एफ जी ई, तो एफ जी ई मतलब इस वाले कोण को, कौन से 3 कोण ज्ञात करना है, एक तो इस वाले कोण को ज्ञात करना है, एक इसके बाहर ये वाले कोण को ज्ञात करना है, उसके बाद इसको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये क्वेश्चन को पढ़कर समझ गए होंगे तो ये आप अपने मन से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स जो आपको ज्ञात करने के लिए कहता है उसमें आधे से ज़्यादा बात आपको पहले से ही क्लियर कर दिया जाता है क्वेश्चन में ही। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो बताया है ई एफ लंब है सी डी, तो इससे हमें ये पता चला कि ई एफ जो है लंब सी डी पर है, तो यहाँ पर 90 बनेगा, ये हमें इसी से ही पता चल गया। और यहाँ पर ये एक और दे दिया गया है जी ई डी कितना है 126, मतलब पूरा कितना है 126 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा ये तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स पहले हम इसको फिगर बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फिगर को ड्रा कर लिया है। यहाँ पर देखिए जो दिया गया है पहले से उसे हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, लिखेंगे दिया है ए बी समांतर सी डी पहले से दिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी समांतर सी डी। और हमें क्या दिया गया है, ई एफ लंब है सी डी पर, तो यहाँ पर लिखेंगे ई एफ लंब है सी डी पर, ये फ्रेंड्स लंब का साइन होता है। और यहाँ पर दिया गया एंगल जी ई डी, तो एंगल जी
ई डी बराबर 126 अंश। ये हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है उसे हम लिख लेते हैं। ज्ञात करना है तो हमें ज्ञात करना है एंगल ए जी ई और एंगल जी ई एफ तथा एंगल एफ जी ई। तो फ्रेंड्स देखिए इतना हमने नोट कर लिया है। तो चलिए अब क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे हल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स ये आपका 90 है तो यहाँ पर कौन सा 90 है, एफ ई डी। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल एफ ई डी बराबर 90। क्यों है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ई एफ लंब है सी डी पर, ये कारण आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब ये इतना पता चल गया, अब इसके बाद ये इसको हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे एंगल जी ई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जी ई डी, यहाँ पर लिखेंगे जी ई डी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमें जी ई डी कैसे मिला है ये आप समझिए। जी ई डी हमारे पास दो कोणों से मिलकर बना है, एक ये 90 लिया गया है और एक ये इतना लिया गया है, ये आप समझ सकते हैं। तो जी ई डी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी ई एफ प्लस एफ ई डी, इसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी ई डी कितना है, 126 है और जी ई एफ नहीं पता है हमें। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जी ई एफ प्लस एफ ई डी कितना है, 90 है। तो ये इधर जाएगा तो यहाँ पर देखिए एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126, ये इधर चलाया तो -90। अब देखिए यहाँ पर 120 में से 90 जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर 26 है। तो देखिए इसमें 126 में से 90 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 36। तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू 36 अंश। ये आपको समझ में आया, ये आपका एक आंसर हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ये पूरा ज्ञात करना था, ये इसको इतना। तो क्या ये जब ए बी समांतर सी डी है और ये पूरा कोण मतलब जी ई डी 126 है तो ये भी आपका 126 होगा क्योंकि एकांतर कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई बराबर एंगल जी ई डी। क्यों बराबर होगा, एकांतर कोण। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जी ई डी कितना है, 126। तो यहाँ पर लिखें एंगल ए जी ई बराबर 126 अंश। तो देखिए फ्रेंड्स दो का आंसर हमें मिल चुका है, हमें एक और ज्ञात करना है, क्या, एफ जी ई, हमें इसको ज्ञात करना है, ये वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्या है, आपकी एक रेखा है, सीधी रेखा। ये 126 है तो ये कितना होगा, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। देखिए ए बी एक सीधी रेखा है तो यहाँ पर देखिए इसका योग कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई। देखिए इसी तरह लिखेंगे ना, एफ जी ई लिख सकते हैं या फिर आप ई जी एफ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ जी ई बराबर कितना होगा, 180। तो यहाँ पर आप अगर कारण लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रैखिक युग्म। अब देखिए हमें ए जी ई पता है और ये नहीं पता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये कितना है, 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो एंगल एफ जी ई
इक्वल टू 180 माइनस 126। एंगल एफ जी ई इक्वल टू, देखिए 180 में से 126 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 1 गया 0। तो एंगल एफ जी ई इक्वल टू 54 अंश। और क्या हमें ज्ञात करना था, एंगल ए जी ई बराबर 126 अंश। और क्या ज्ञात करना था, एक और हमें ज्ञात करना था, तो यहाँ पर एंगल जी ई एफ बराबर 36 अंश। तो फ्रेंड्स यही तीनों आंसर हमें ज्ञात करना था, तो ये हमें मिल चुका है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए हमने इसमें क्या रैखिक योग माना है। आप इसको त्रिभुज से भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये आपका 90 होगा और इतना आपने इसको ज्ञात ही कर लिया था। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये जब दो कोण हमें पता है तो एक कोण इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आप त्रिभुज से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर आएगा आपका सेम आएगा। आप चाहे जिस पैटर्न से इसको सॉल्व करेंगे, आंसर तो सेम ही आएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। जो इसके आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।